मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। नमस्कार, मैं हूं आंचल आनंद और शुरुआत करते हैं किस तरह से दिल्ली एनसीआर में मौसम ने ली है करवट। चिलचिलाती गर्मी से बेहाल दिल्ली एनसीआर में मौसम ने एकाएक करवट बदली है। आसमान में बादल घुमड़ कर आ गए और दिन में ही राजधानी और आसपास के इलाकों में अंधेरा सा छा गया। द्वारका, नोएडा और जहांगीरपुरी, गुड़गांव मेट्रो स्टेशन से इस पर असर हुआ, इन लाइनों पर असर हुआ है। आपको बता दें कि कुछ देर के लिए ये रूट जो है वो बाधित हुए। तेज हवाओं के साथ धूल भरी आंधी चली और फिर रिमझिम फुहारों का सिलसिला शुरू हो गया। कुछ इलाकों में ओले भी गिरने की बात कही जा रही है। मौसम बदलने से छाए अंधेरे की वजह से दिन में ही सड़कों पर गाड़ियों की लाइट जल गई, सड़कों पर पानी भरने लगा। मौसम बदलने से छाए अंधेरे की वजह से दिन में ही सड़कों पर गाड़ियों की लाइट जल गई, सड़कों पर पानी भरने लगा, जिससे गाड़ियों की रफ्तार धीमी पड़ गई। कई इलाकों में जाम भी लग गया। हवा के झोंके इतने तेज थे कि इंडिया गेट के पास एक खंभा टूटकर कार पर जा गिरा। गनीमत रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में आंधी से पेड़ भी टूटकर गिरे हैं। आज भले ही बारिश हो गई हो और पारा थोड़ा सा नीचे गिर गया हो, लेकिन कल दिल्ली में तापमान ने 16 साल पुराने रिकॉर्ड को तोड़ दिया था और पारा 46 डिग्री के पार पहुंच गया था। आज दोपहर में भी तापमान करीब 45 डिग्री के आसपास था। चंडीगढ़ में भी इंद्रदेव मेहरबान हुए हैं और यहां बारिश होने से लोगों को गर्मी से राहत मिली। चंडीगढ़ में हुई बारिश के बाद खुशनुमा मौसम हो गया और लोग इसका मजा भी ले रहे हैं। दिल्ली, चंडीगढ़ में बारिश हुई है, लेकिन यूपी की राजधानी लखनऊ में भी भीषण गर्मी पड़ रही है। गर्मी से लोगों का हाल बेहाल है। झुलसा देने वाली गर्मी को देखते हुए लोग घरों से बाहर निकलने से कतरा रहे हैं, बच रहे हैं। गाजियाबाद में भी गर्मी का कहर बढ़ता जा रहा है। गर्मी ने बच्चे, बूढ़े और सभी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। गर्मी से बचने के लिए लोग कोल्ड ड्रिंक और आइसक्रीम का सहारा ले रहे हैं। आगरा में गर्मी से पर्यटक बेहाल हैं। ताजमहल और आगरा का किला देखने के लिए पहुंचे पर्यटकों को गर्मी के चलते परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एमपी के ग्वालियर स्टेशन पर गर्मी से बेहाल एक शख्स की मौत हो गई। मृतक ट्रेन से लखनऊ जाने के लिए निकला था। हालांकि पुलिस ने बताया कि उसने शराब भी पी थी। मध्य प्रदेश में झुलसा देने वाली गर्मी से लोगों का हाल बेहाल है। तपती गर्मी की वजह से लोग घरों के बाहर निकलने से बच रहे हैं। भोपाल, इंदौर और ग्वालियर में पारा 43 डिग्री को पार कर चुका है। यूपी में बिजली को लेकर मचे हाहाकार पर सीएम अखिलेश यादव ने ठीकरा केंद्र के सिर फोड़ दिया है। सीएम ने कहा है कि यूपी को कोयला नहीं मिलने की वजह से बिजली का संकट गहरा रहा है। जितनी जल्दी दिया जाएगा कोयला उत्तर प्रदेश सरकार को, उससे ज्यादा तेजी से उत्तर प्रदेश की सरकार कारखाना लगा करके बिजली उपलब्ध कराएगी, क्योंकि कोयला हमारे हाथ में नहीं है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल ने सीएम अखिलेश यादव के आरोपों का जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि बिजली की कमी होने के बावजूद यूपी सरकार बिजली क्यों नहीं खरीद रही है। चुनाव से पहले अखिलेश बिजली खरीद रहे थे, अब खरीद बंद क्यों कर दी। Power is available in the exchange. The state government, if it desires, can buy power from the exchange. I wonder why they are not buying the power. मुरादाबाद में बिजली कटौती से परेशान लोगों ने सड़क पर उतरकर विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया। लोगों का कहना है कि तपती गर्मी में उन्हें सिर्फ 7 से 8 घंटे ही बिजली मिल पा रही है। यूपी में झुलसा देने वाली गर्मी के बीच घंटों बिजली गुल होने से लोग बेहद परेशान हैं। बिजली चली जाने से लोगों के कामकाज की रफ्तार धीमी पड़ रही है। बच्चों को भी पढ़ाई में परेशानी हो रही है। वाराणसी में बिजली कटौती के खिलाफ धरने पर बैठे बीजेपी विधायक श्यामदेव राय चौधरी उर्फ दादा की तबीयत बिगड़ गई। बावजूद इसके उनका अनशन जारी है। उन्होंने अनशन खत्म करने से इनकार कर दिया है। एक तरफ जहां पर प्रदेश में बिजली को लेकर हाहाकार मची है, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के दूसरे गढ़ मैनपुरी में 24 घंटे बिजली दी जा रही है। यूपी सरकार पर हमेशा आरोप लगता रहा है कि वो इटावा, मैनपुरी, कन्नौज और रामपुर को वीआईपी ट्रीटमेंट देती है। उधर समाजवादी पार्टी के गढ़ कन्नौज में बिजली की बर्बादी हो रही है। यहां दिन में भी स्ट्रीट लाइट जलती है। यूपी के बदायूं में हुई गैंगरेप और हत्या की घटना पर मचे घमासान के बीच यूपी सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को घटना की रिपोर्ट सौंपी है। रिपोर्ट में जानकारी दी गई है कि दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा रही है। प्रशासन पूरे मामले को लेकर मुस्तैद है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पूरे मामले पर सख्त रुख अख्तियार किया है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने पूरे मामले को लेकर यूपी के संबंधित अधिकारियों से बात की और घटना पर अब तक हुई कार्रवाई की जानकारी दी।
बदायूं कांड को लेकर यूपी की अखिलेश सरकार ने भी सख्ती दिखाई है। घटना को गंभीरता से लेते हुए सीएम ने पुलिस अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई है और ऐसी घटनाओं से निपटने के लिए सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए। सीएम अखिलेश यादव ने मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में करवाने के निर्देश भी जारी किए ताकि दोषियों को जल्द से जल्द कड़ी सजा दिलाई जा सके। सीएम ने कहा कि ऐसी वारदातों को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यूपी सरकार ने बदायूं कांड के पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपए की मदद देने का भी ऐलान किया है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भले ही सख्ती की बात कबूल की, लेकिन कानून व्यवस्था पर पूछे गए एक सवाल पर उन्होंने बेतुका बयान दिया। रिपोर्टर के सवाल पर अखिलेश ने कहा कि आपको तो कोई खतरा नहीं हुआ। कानून व्यवस्था के बारे में क्या? कानून व्यवस्था अभी आपको तो खतरा नहीं हुआ? हमको कोई खतरा नहीं। बहुत धन्यवाद। बदायूं में 28 मई को बदमाशों ने 2 दलित बहनों से पहले गैंगरेप किया और उसके बाद उनकी हत्या करके शवों को पेड़ से लटका दिया। दिल दहला देने वाली इस गुनाह में अब तक 3 ही आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें एक सिपाही भी शामिल है। उधर बदायूं की वारदात को लेकर बीएसपी के अध्यक्ष मायावती ने यूपी में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की। साथ ही उन्होंने कहा कि मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के महामहिम श्री राज्यपाल जी को बिना कोई देरी किए हुए यहाँ प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने की तुरंत ही अपनी सिफारिश केंद्र की सरकार के पास भिजवा देनी चाहिए। पीड़ित परिवार ने सीबीआई जांच की मांग की है। परिवार का आरोप है कि पुलिस मामले में लापरवाही बरत रही है। घर वालों का कहना है कि मामले में खाकी वर्दी वाला भी आरोपी है, इसलिए निष्पक्ष जांच अब मुश्किल है। बदायूं केस को लेकर के दिल्ली के यूपी भवन के बाहर जेएनयू के छात्रों और आइसा ने जोरदार प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शनकारी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे और उनका इस्तीफा मांग रहे थे। बदायूं में हुए गैंगरेप को लेकर मचे घमासान के बीच यूपी में एक और गैंगरेप का मामला सामने आया है। समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव के संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ में 4 दरिंदों ने 11वीं की एक छात्रा को अगवा करके उसके साथ बलात्कार किया। गैंगरेप के बाद बदमाश छात्रा को बेहोशी की हालत में छोड़कर चारों लड़के फरार हो गए। छात्रा के साथ मारपीट भी की गई। चारों आरोपी पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। यूपी में अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद हो गए हैं कि रेप पीड़ित की मां की जमकर पिटाई कर डाली। इटावा में रेप केस वापस नहीं लेने पर आरोपी ने साथियों के साथ मिलकर लड़की की मां पर जानलेवा हमला बोला। इटावा रेप केस में पुलिस ने मुख्य आरोपी को तो गिरफ्तार कर लिया, लेकिन पीड़ित की मां के साथ पिटाई करने वाले बाकी 3 आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। पुलिस वाले अपराध पर लगाम तो नहीं लगा पा रहे हैं, लेकिन पैसे की वसूली को लेकर आपस में जरूर भिड़ रहे हैं। बदायूं में रिश्वत के पैसे के लेन देन को लेकर थाने में ही पुलिस वालों की भिड़ंत हो गई और हाथापाई की नौबत आ गई। मेरठ में बीएसपी नेता बाबर चौहान ने रिहाई के दौरान उनके समर्थकों ने जमकर हंगामा किया। पुलिस को हालात पर काबू पाने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा। बीएसपी नेता बाबर चौहान के समर्थक हथियारों से लैस थे और जेल से चौहान के निकलते ही समर्थकों ने उन्हें कंधे पर उठा लिया और कोहराम मचाने लगे। पुलिस ने लाठीचार्ज कर इन लोगों पर काबू पाया और बाबर चौहान को हिरासत में भी लिया। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के आधिकारिक आवास 7 RCR में शिफ्ट हो गए हैं। पीएम पद की शपथ लेने के बाद 5 दिन के बाद उन्होंने अपने सरकारी आवास में एंट्री की। इससे पहले तक वो गुजरात भवन में रह रहे थे। सुबह सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने सरकारी आवास 7 RCR पहुंचे थे और यहां पर पहुंचते ही सबसे पहले उन्होंने पूजा पाठ किया। साथ ही 7 RCR का घूमकर उन्होंने मुआयना भी किया। मोदी की सुरक्षा को लेकर प्रधानमंत्री आवास में एक सुरंग भी बनाई जा रही है। इस सुरंग 7 RCR से सफदरजंग एयरपोर्ट तक जाएगी। इस सुरंग का मकसद पीएम की सुरक्षा करना और उन्हें भीड़ भाड़ से बचाना है। एनिमेशन के जरिए हम बता रहे हैं कि ये सुरंग कैसी होगी। 7 RCR से मोदी की कार निकलेगी और 1.5 किलोमीटर लंबी इस सुरंग से होते हुए सफदरजंग एयरपोर्ट तक पहुंचेगी। 2 महीने के अंदर अंदर इस सुरंग को बना लिया जाएगा। ये सुरंग कमाल आतातुर्क रोड, गोल्फ कोर्स रोड और सफदरजंग अस्पताल होते हुए सफदरजंग हेलीकॉप्टर हैंगर पर जाकर खत्म होगी। CPWD ने 2010 में सुरंग का काम शुरू किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पत्नी जशोदाबेन को गुजरात पुलिस की तरफ से सुरक्षा मुहैया कराई गई है। मेहसाना में जहां पर जशोदाबेन रहती हैं, वहां पर 3 पुलिस वालों की ड्यूटी लगा दी गई है। पहले कहा जा रहा था कि मोदी की पत्नी जसोदाबेन को एसपी की सुरक्षा मिलेगी। हालांकि फिलहाल मेहसाना पुलिस ने उनके घर पर 3 जवान तैनात कर दिए हैं और जसोदाबेन जहां भी जाती हैं, पुलिस वाले साथ होते हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा है कि उनकी जिंदगी को सिलेबस का हिस्सा नहीं बनाना चाहिए। उन्होंने लिखा है कि कुछ राज्य मेरे संघर्ष को स्कूल सिलेबस में रखना चाहते हैं, लेकिन किसी जीवित इंसान की जीवनी सिलेबस में नहीं डालनी चाहिए। पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके ये भी कहा कि आज भारत जैसा है उसे बनाने में कई महान लोगों का अहम योगदान रहा है और इतिहास ऐसे लोगों से भरा पड़ा है। युवा पीढ़ी को ऐसे महान लोगों के बारे में पढ़ना चाहिए और अनुसरण करना चाहिए। दरअसल राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात की सरकार ने ऐलान किया है कि वो मोदी की जीवनी को सिलेबस में डालेंगे ताकि स्कूली बच्चों को मोदी के संघर्ष के बारे में पता चल सके, लेकिन अब मोदी ने इस पर ऐतराज जताया है। कांग्रेस ने भी कहा है कि जीवित इंसानों की जीवनी स्कूली सिलेबस में शामिल नहीं की जानी चाहिए। कांग्रेस प्रवक्ता मीम अफजल ने कहा कि इस बाबत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सही कदम उठाया है। मोदी सरकार ने एक और बड़ा फैसला किया है। सूत्रों से खबर ये आ रही है कि वाणिज्य और उद्योग मंत्री निर्मला सीतारमण ने रक्षा क्षेत्र में एफडीआई सीमा बढ़ाकर 100% करने का प्रस्ताव किया है। मौजूदा समय में ये महज 26% है। टीडीपी अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू ने केंद्रीय जल संसाधन मंत्री उमा भारती से मुलाकात की। बैठक में चंद्रबाबू नायडू ने केंद्र से समान व्यवहार की गुजारिश की, साथ ही सीमांध्र को आर्थिक सहायता और निर्णय में साझेदारी की मांग की। इससे पहले चंद्रबाबू नायडू ने वित्त मंत्री अरुण जेटली से भी मुलाकात की थी। जेटली से मिलकर चंद्रबाबू नायडू ने सीमांध्र के लिए स्पेशल पैकेज मांगा। उन्होंने सीमांध्र के लिए स्पेशल स्टेटस और इंडस्ट्रियल पैकेज की भी गुजारिश की। तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता 3 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने वाली हैं। मुलाकात के दौरान जयललिता तमिलनाडु के मुद्दे उठाएंगी और साथ ही राज्य के लिए एक राहत पैकेज की भी मांग करेंगी। नरेंद्र मोदी के खास सिपा सलार और बीजेपी यूपी के प्रभारी अमित शाह वडोदरा से लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। कल ही मोदी ने वडोदरा सीट की सांसदगी से इस्तीफा दिया है, जिसके बाद अमित शाह का नाम सामने आ रहा है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कहा है कि उनकी पार्टी यूपी के 12 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में प्रत्याशी नहीं देगी। उन्होंने कहा कि अखिलेश सरकार साल भर के अंदर गिर जाएगी और बीएसपी विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी हुई है। समाजसेवी अन्ना हजारे नरेंद्र मोदी सरकार के मुरीद हो गए हैं। उन्होंने यहां तक कह डाला है कि ऐसा लग रहा है कि अच्छे दिन आने वाले हैं। अन्ना ने काले धन पर एसआईटी गठन किए जाने की भी तारीफ की है। अन्ना हजारे ने जहां मोदी की जमकर तारीफ की, वहीं अपने पूर्व सहयोगी अरविंद केजरीवाल को लताड़ा। उन्होंने कहा कि केजरीवाल प्रधानमंत्री बनने के चक्कर में थे और पूरी तरह से राह भटक गए। कांग्रेसी नेता टीएच मुस्तफा को राहुल गांधी के खिलाफ बयानबाजी करना महंगा पड़ गया है। पार्टी ने मुस्तफा को सस्पेंड कर दिया है और उनके खिलाफ जांच बैठा दी गई है। मुस्तफा ने राहुल को जोकर तक कह डाला था। मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड न्यूज ब्रॉडकास्टर नेटवर्क 18 ग्रुप और उसकी सब्सिडियरी टीवी 18 ब्रॉडकास्ट लिमिटेड के में कंट्रोलिंग हिस्सेदारी खरीदने जा रही है। ये डील 4000 करोड़ रुपए में की जा रही है। नेटवर्क 18 में CNN, IBN, IBN 7, CNBC TV 18 और CNBC आवाज जैसे न्यूज चैनल्स और कलर्स एंटरटेनमेंट चैनल आता है। ये ग्रुप ETV न्यूज नेटवर्क को भी ऑपरेट करता है, जिसके रीजनल भाषा में बहुत से चैनल्स ब्रॉडकास्ट होते हैं। RIL के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने नेटवर्क 18 पर कंट्रोल करने के लिए इंडिपेंडेंट मीडिया ट्रस्ट को 4000 करोड़ रुपए खर्च करने की मंजूरी दे दी है। इस डील के जरिए नेटवर्क 18 में उसकी हिस्सेदारी 78% और टीवी 18 में 9% हो जाएगी। नेटवर्क 18 के पास डिजिटल प्रॉपर्टी में ई-कॉमर्स बिजनेस और अलग अलग ब्रॉडकास्ट कंटेंट्स का मालिकाना हक भी है। इसमें homeshop18.com, bookmyshow.com, moneycontrol.com, IBN live.com जैसी वेबसाइट भी शामिल है। 2G घोटाले के आरोपी पूर्व टेलीकॉम मंत्री राजा, सांसद कनिमोई और शाहिद बलवा को पेशी से राहत मिली है। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने जमानत पर होने वाली अगली सुनवाई में पेशी से दोनों को छूट दे दी है। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने 2G घोटाले में स्वान टेलीकॉम के प्रमोटर शाहिद बलवा का बयान नए सिरे से रिकॉर्ड करने की भी इजाजत दे दी है। साथ ही उन पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। हालांकि उनकी जमानत रद्द नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट में मुंबई के कैंपाकोला कंपाउंड मामले पर सुनवाई चल गई है। अब मामले पर मंगलवार को सुनवाई होगी। नर्सरी एडमिशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को नोटिस भेजा है और 1 हफ्ते के अंदर जवाब मांगा है। दरअसल इंटर स्टेट ट्रांसफर को लेकर 4 बच्चों के अभिभावकों ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई थी, जिस पर सरकार को नोटिस भेजा गया। यूपी बोर्ड के हाई स्कूल के परिणाम आज जारी कर दिए गए हैं। इस बार भी लड़कियों ने बाजी मारी है।
एक्ट्रेस डॉली बिंद्रा एक बार फिर से विवादों में है। जिस बिल्डिंग में डॉली बिंद्रा रहती हैं, वहां पर कल खूब ड्रामा हुआ। डॉली के परिवार वाले और पड़ोसी के परिवार के बीच में जमकर हाथापाई मारपीट। बिग बॉस की प्रतिभागी रही डॉली बिंद्रा के फ्लैट में मारपीट की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई। डॉली ने अपने पड़ोसी सुनील खानपुर के परिवार पर मारपीट का आरोप लगाया है। डॉली का आरोप है कि साल 2012 में सुनील खानपुर ने उनके परिवार पर जातिगत टिप्पणी की थी, जिसके बाद दोनों के बीच में तल्खियां बढ़ गई और डॉली ने पुलिस में एफआईआर तक दर्ज करा दी। मध्य प्रदेश में सिंधिया छतरी परिसर के बाहर आग ने जबरदस्त तबाही मचाई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। भोपाल में झुग्गी बस्ती में भीषण आग लगने से 25 झुग्गियां जलकर खाक हो गई। ये आग मानसरोवर कॉम्प्लेक्स के सामने बनी झुग्गियों में लगी। जम्मू के कटरा में वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के गोदाम में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। काफी मशक्कत के बाद दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। दिल्ली के सुल्तानपुरी में 100 से ज्यादा झुग्गियों में आग लगने से करीब 70 परिवार बेघर हो गए हैं। हादसे में एक ही घर के 2 मासूमों की मौत भी हो गई। झारखंड के छतरपुर में स्कॉर्पियो और ऑटो की टक्कर में 4 लोगों की मौत हो गई। बिहार के दरभंगा में करेह नदी से 2 शव मिलने से हड़कंप मच गया है। 28 तारीख को निर्माणाधीन पुल का गाटर गिरने के दौरान कई मजदूरों के डूबने की आशंका जताई जा रही है। ठाणे में घोड़बंदर इलाके में एक बुजुर्ग ने अपनी पत्नी की डंडे से पीट कर हत्या कर दी। कानपुर के स्वरूपनगर इलाके में पार्क के अंदर लाश मिलने से हड़कंप मच गया है। मरने वाले के सिर में गोली लगी हुई थी। लाश का पोस्टमार्टम के लिए भेजकर पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी। दिल्ली के उस्मानपुर इलाके में एक लड़के की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। युवक के सिर पर शीशे से वार किया गया है। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में बदमाशों ने लूटपाट की वारदात के बाद एक महिला को मौत के घाट उतार दिया। लोनी इलाके में फर्नीचर कारोबारी के घर में घुसकर अपराधियों ने वारदात को अंजाम दिया। साहिबाबाद इलाके की डीएलएफ कॉलोनी में हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट का पर्दाफाश हुआ है। कानपुर रेलवे पुलिस ने सेना के एक जवान को महिलाओं से छेड़छाड़ करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। सेना का जवान शराब के नशे में एक महिला के साथ छेड़खानी कर रहा था। वाराणसी में एक प्रेमी अपनी प्रेमिका को पाने के लिए मस्जिद की मीनार पर चढ़ गया। प्रेमी ने दावा किया कि उसने प्रेमिका से शादी की है, जबकि लड़की के घरवाले से कबूल नहीं कर रहे। राजस्थान के सीकर जिले में गैंगरेप की शिकार लड़की का परिवार आशियाने की तलाश में भटक रहा है। वारदात 2 साल पहले हुई थी। पीड़ित का दिल्ली में इलाज चल रहा है। इस घटना की वजह से पीड़ित परिवार को घर मिलने में दिक्कतें हो रही। नागपुर में पुलिस ने नकली नोट का गोरख धंधा करने वाले 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। हरियाणा के सिरसा में घरेलू विवाद में लड़के और लड़की दोनों के घरवाले थाने में आपस में ही भिड़ गए। पटना में इंटर के छात्रों का गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा। रिजल्ट में गड़बड़ी की शिकायत को लेकर छात्रों ने आज भी हंगामा किया। भारत सरकार ने दरियादिली दिखाते हुए देश की जेलों में बंद 37 पाकिस्तानी कैदियों को रिहा कर दिया है। अलीगढ़ में जादूगर ओपी शर्मा ने आंखों पर पट्टी बांधकर मोटरसाइकिल चलाई।